हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। और मैं हूं पंकज। हमारी करंट अफेयर की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू है। इसमें आज का हम टॉपिक बात करने वाले हैं चक्रवाती तूफान जो अम्फान है उसके अंदर क्या होता है। रेड, येलो, ऑरेंज जो अलर्ट होते हैं, जो किसी भी स्टेट या सेंटर के थ्रू बताए जाते हैं कि किसी भी स्टेट में या किसी भी स्टेट जो पोजीशन होती है या आपका बोल सकते हैं कोई भी प्लेस, तो वहां पे कौन सा अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद देखेंगे गोल कार्यक्रम। उसके बाद आत्मनिर्भर जो अभियान चलाया है मोदी जी ने, उसके बारे में हम चौथा जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स में हो, चाहे आपके एसएससी सीएचएसएल में हो, फिर चाहे आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपके बैंक एग्जाम्स हो, तो उनके थ्रू भी हम ये आपके 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ई विद्या, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब ये सारा जो करंट अफेयर है या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स में, उसमें क्या है, ये सारा आपका रिसोर्सेज कहाँ से आया है, दृष्टि आईएएस वेब सीरीज से या दृष्टि आईएएस वेबसाइट से और न्यूज़पेपर से। मेन आपका दृष्टि आईएएस से है, तो दृष्टि आईएएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली हिंदी की स्टूडेंट्स के आईएएस की प्रिपरेशन कराती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पे है चक्रवाती तूफान या अम्फान, जिसे हम येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं चक्रवाती तूफान और अम्फान, ठीक है। पहले अगर इसके क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, आपका मेन से बनते हैं, तो चक्रवाती तूफान के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। प्रीलिम्स में बनती है तो भी आपके चक्रवाती तूफान क्या होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, इनका नाम कहाँ से होता है और इन्हें किस कैटेगरी में यानी किस अलर्ट में घोषित किया जाता है। रेड, ऑरेंज और येलो, ये तीन इनके अलर्ट होते हैं। पहले तो हम देखेंगे चक्रवाती तूफान। तो क्या हुआ, भारत की जो मौसम विज्ञान विभाग है, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, याद रखिएगा IMD बोलते हैं, इसके अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ एक चक्रवाती तूफान, और जिसका नाम रखा गया है अम्फान। ये नाम किसने रखा है ये भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पूर्व यानी दक्षिण पूर्व की जो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल, उसकी तरफ एक तूफान आया हुआ है, या आ चुका है, अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये आ चुका है और ये भयानक रूप भी ले चुका है, ठीक है, बहुत भयानक रूप ले चुका है। इससे कई सारी तबाहियां हुई, कई लोगों की जानें भी गई हैं। अब जब भी जो IMD है यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग है, IMD जब रेड या कोई भी अलर्ट जारी करती है तो बताती है कि 18 से 21 मई तक ये पश्चिम बंगाल में आया हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि लगभग जो समुद्र से सटे हुए एरिया हैं, यानी जो मकान होते हैं या फिर जो झोपड़पट्टियां होती हैं, उनसे दूर हटिए। लगभग आपका 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी तूफान आते हैं वो सबसे ज्यादा तबाही फैलाते हैं तटीय क्षेत्र पर। तो तटीय क्षेत्र का मतलब है समुद्र के पास के क्षेत्र को। तो यहाँ पे मौसम विज्ञान यानी IMD जो 3 अलर्ट जारी करता है वो यहाँ पे देख लीजिए। पहली है येलो वार्निंग, फिर ऑरेंज वार्निंग, फिर है रेड अलर्ट यानी रेड वार्निंग भी बोल सकते हैं। तो येलो ऑरेंज क्या होता है, येलो ऑरेंज जो होता है इसे साइक्लोन अलर्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछे साइक्लोन अलर्ट क्या है, ठीक है, साइक्लोन अलर्ट क्या होता है, सिर्फ अलर्ट मतलब एक चेतावनी दी जाती है, संकेत यानी आप सुरक्षित रहें, इतना बोल दिया जाता है। तो आप सुरक्षित रहें, अपने आप की सेफ्टी कर लें, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें खतरा नहीं होता है। इसमें कम से कम 48 घंटे पूर्व ये जारी कर दी जाती है, लगभग 2 दिन पहले, ठीक है, 48 घंटे पहले ये येलो वार्निंग जारी की जाती है। तो इसमें आपके 2-3 पॉइंट बनेंगे। वो 2-3 पॉइंट क्या होंगे, पहला आपका, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, येलो वार्निंग भी कहते हैं इसको। येलो वार्निंग का मीन्स है साइक्लोन अलर्ट, ठीक है। साइक्लोन अलर्ट का मीन्स ये कब जारी किया जाता है, लगभग 2 दिन पहले या 48 घंटे पहले। 48 घंटे मान सकते हैं, ये 44 से 48 घंटे के पहले जारी कर दिया जाता है। फिर आता है आपका ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट इसे कहते हैं साइक्लोन वार्निंग। अभी देखिए, येलो वार्निंग था तो उसे कहते हैं साइक्लोन अलर्ट। फिर है ऑरेंज अलर्ट, इसे कहते हैं साइक्लोन वार्निंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी तेज हवाएं चलती हैं और आंधी तूफान आने का खतरा ज्यादा होता है। आंधी तूफान आए,
बारिश ज़्यादा हो, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो उड़ सकती हैं, और जान का इसमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है, पर लोगों के जो सामान है, यानी कि लोगों की दुकानें हैं, पेड़ पौधे हैं, या लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, इनका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अब देखते हैं हम रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है कि अगर किसी भी जोन को, यानी कि किसी भी एरिया को रेड अलर्ट घोषित किया गया है, तो अभी जैसे लैंड आपका लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में रेड जोन घोषित किया गया है, तो उस एरिया में बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पाबंदी है, बिल्कुल ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो रेड अलर्ट है, तो रेड अलर्ट का मतलब है वहां पे जान भी ज्यादा जा सकती है, नुकसान भी ज्यादा होगा, और वहां पे रिकवरी भी कम होती है। रिकवरी का मतलब है तूफान आया, चला गया, तबाही मचाई, उसके बाद लोगों का वापस मिलना, मतलब कई लोग उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं उस तूफान में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसों की बर्बादी होती है, फिर जो चीजें होती हैं वहां पे, जैसे दुकानें हैं, मकान है, सब टूट जाते हैं, तो इसे रेड अलर्ट कहते हैं। याद रखिएगा इसको। अब अगर तूफान और भारत की बात, या चक्रवात और भारत की बात की जाए, तो रिलेशन बहुत कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है? अभी देखना था आपको, उड़ीसा के तट पर आपका तूफान आया था, अभी पश्चिम बंगाल पे तूफान आया था, फिर केरल में भी तूफान आए थे, चक्रवात आए थे। तो इस तरह से बहुत सारे तूफान जो है इंडिया में कॉन्टिन्यूअस आते रहते हैं। तो अगर इंडिया के और चक्रवात के बीच का रिलेशन देखा जाए, तो यहाँ पे चक्रवात, याद रखना, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं को तेज आंधी जो होती है, चक्रवात किसे कहते हैं? जो कम वायुमंडलीय, मतलब जो वहां पे प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से जो गर्म हवाएं होती हैं वही तेजी से घूमती हैं, और जो आंधी उठती है उसे ही कहते हैं चक्रवात। और क्या होता है, जो दोनों गोलार्ध हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनके बीच में अगर, इनके जो चक्रवाती तूफान है, इनके बीच में अगर अंतर पाया जाता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके बीच में, तब ये चक्रवात जो होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी सुइयों की दिशा में चलते हैं। जैसे इनके यहाँ पे घूमने का मीन्स बताया गया है। घूमने का मीन्स, जैसे अगर उत्तरी गोलार्ध में घूम रहे हैं, ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात आया हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगी। इतनी बात समझ लीजिए, अगर उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है तो उसकी डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में आया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आएगा? इस साइड में, जैसे ये अर्थ है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, साउथ पोल, और ये आपका नॉर्थ पोल। तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में आया हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका कैसे घूमेगा? उत्तरी तरफ। ये यहाँ पे आपका सीधा मीन्स कहने का है। अब देख लीजिए, अभी जैसे उत्तरी गोलार्ध में इनके जो नाम रखे गए हैं, हरिकोन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे मैंने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी आपके तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे हरिकेन, टाइफून, अभी ये टाइफून और हरिकेन क्या है? जैसे चाइना में इसको टाइफून बोला जाता है, जापान में कुछ और बोला जाता है, अमेरिका में इसको कुछ और बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ चक्रवात बोला जाता है, जापान में हरिकेन या टाइफून बोला जा सकता है, चाइना में टाइफून बोला जाता है, अमेरिका में कुछ और बोला जाता है। तो ये सारे नाम जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है टाइफून कहाँ आता है, तो आप सीधे बता सकते हैं चीन में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मेन पॉइंट है, भारत में चक्रवात कहाँ से आते हैं? तो भारत में जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो अधिकांश तूफान होते हैं वही उठते हैं। यानी कि भारत में चक्रवात का आना अरब सागर और बंगाल खाड़ी से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, और सबसे ज्यादा आपके चक्रवात और तूफान कहाँ आते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। याद रखना, ये पॉइंट है। तो जो नामकरण की बात मैंने बोली है, तो नामकरण जो होता है आसपास के क्षेत्रों द्वारा दिया जाता है। जैसे अगर इंडिया में कोई चक्रवात आया है, तूफान आया है, तो उसका नामकरण हो सकता है पाकिस्तान दे, बांग्लादेश दे सकता है, भूटान दे सकता है उसका नाम, या फिर श्रीलंका दे सकता है। तो आसपास के जो देश होते हैं वही उसका नाम देते हैं। तो चक्रवात के नामकरण के कारण चक्रवात को आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि किसका नाम क्या है और कितनी इसकी मौजूदगी है। अब ये जो अम्फान नाम है, याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो अम्फान नाम का चक्रवात है ये किस देश ने दिया है? तो याद रखिएगा, इसे दिया है थाईलैंड ने। तो जो अम्फान नाम का चक्रवात इंडिया में आया था, ये इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोल कार्यक्रम। अब ये गोल कार्यक्रम क्या है, तो देख लीजिए, हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी युवा होते हैं, उनके मेंटरशिप को प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ मिलकर गोइंग इन, यहाँ पे ये आपको मेन पॉइंट है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इसे समझ लीजिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल, ठीक है, गोल कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। गोल कार्यक्रम के अगर मेन उद्देश्यों को देखें तो इसका सीधा सा मेन उद्देश्य यही है, जो आदिवासी युवा होते हैं, यूथ होते हैं, आदिवासी लोगों को उनको डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना। याद रखिएगा, उनको डिजिटल मोड के माध्यम से यानी कि मीडियम के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना इस गोल का मेन उद्देश्य है। आपके लिए इस पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, गोल क्या है, गोल की फुल फॉर्म क्या है और किसके लिए बनाया गया है और किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है या लागू किया है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे देख लीजिए गोल के मुख्य बिंदु। तो गोल के कार्यक्रम के तहत चयनित जो युवा होंगे 5000 युवा, कितने युवा चयन किए जाएंगे, 5000 जनजातीय उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स, पेशेवर कारीगर और कलाकारों को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मेंटिस कहा जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी गोल कार्यक्रम के थ्रू यानी गोल कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं में शिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को क्या कहा जाएगा, मेंटीज। उन्हें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों द्वारा मेंटर्स कहा जाएगा और अगर अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा जिन्हें पढ़ाया जाएगा उन्हें कहा जाएगा मेंटर्स। इसमें 2 मेंटीज पर 1 मेंटर्स को नियुक्त किया जाएगा, मतलब 2 युवाओं पर 1 मेंटर होगा। याद रखें, ये भी पॉइंट है आपका प्री एग्जाम्स में यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य दूसरे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपने गुरु शिक्षकों के साथ साथ आकांक्षी जो आकांक्षाएं होती है, उनके सपने होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म को भी सामने लाना यानी उनको भी बढ़ावा देना, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे देख रहे चयनित युवा जो 5000 युवा चयनित होंगे, मेंटीज को 9 महीने या 36 सप्ताह तक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 28 सप्ताह के मेंटरशिप के कार्यक्रम के बाद 8 सप्ताह की इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। याद रखिए, 5000 जो युवा होंगे पहले 9 महीने या 36 सप्ताह बोल सकते हैं वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, फिर जिसमें 28 सप्ताह जो होंगे, 36 सप्ताह में 28 सप्ताह मेंटरशिप के होंगे, बाकी बचे 8 जो होंगे वो इंटर्नशिप के होंगे। इस कार्यक्रम के तहत फोकस 3 बिंदुओं पे होगा। पहला बिंदु है डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व, उद्यमी एवं कृषि, कला और संस्कृति, हस्तशिल्प यानी कि जो आर्ट होती है, क्राफ्ट होती है, और स्वास्थ्य पोषण। ये 3 पॉइंट होंगे जिनके तहत एजुकेशन दी जाएगी, डिजिटली एजुकेशन। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो इसमें आपके जो मेन पॉइंट्स बनेंगे, पहला याद रखिए, ये गोल अभियान किस मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया गया है, किस मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और किसकी हेल्प ली गई है इसमें, फेसबुक की हेल्प ली गई, याद रखना। और गोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो गोल की फुल फॉर्म रहेगी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल की फुल फॉर्म रहेगी। तो ये आपका पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो आवेदन की अगर प्रक्रिया देखी जाए तो आवेदन की प्रक्रिया में जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, goal.travel.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गोल के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो 4 मई 2020 से 3 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। और मेंटर्स के तौर पे जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी इसी पोर्टल पर आमंत्रित यानी कि वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चौथे आर्थिक पैकेज की घोषणा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी के द्वारा चलाया गया है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में 8 प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के संबंधित जो अहम उपाय हैं उनके बारे में यहाँ पे घोषणा की है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो जो प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई, याद रखना 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर, तो याद रखना लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी।
इसी दिशा में, यानी कि इसका नेक्स्ट चरण जो है, इसीलिए इसको चौथा पैकेज बोला जा रहा है। इसके नेक्स्ट चरण में चतुर्थ आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। अभी चतुर्थ आर्थिक पैकेज हो गया क्या? इस पैकेज के रूप में घोषित जो उपाय हैं, यानी कि जितने भी उपाय यूज किए गए हैं, सोचा गया है उन गोल को न्यू हॉरिजन्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, उनको प्राप्ति करना, उनकी तरफ बढ़ते रहना और उनको प्राप्ति करना इस लॉकडाउन के समय में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस लॉकडाउन के समय में जितने भी आपके आर्थिक पैकेज आ रहे हैं उनको आपको हमेशा याद रखना है या उनके नोट्स बना के चलने हैं। तो आर्थिक पैकेज की जो चौथी किस्त है, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, आंतरिक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और संरचनात्मक क्षेत्र। जो बिजली वितरण कंपनियां, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं करंट अफेयर के थ्रू, और पॉइंट्स ही वो थे और सारे मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो अभी जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या लास्ट में वीडियो पॉपअप होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पहले कोयला क्षेत्र। तो कोयला क्षेत्र में क्या होगा, यानी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और कोयला उत्पादन में भी बढ़ोतरी करने के लिए इस पैकेज में कुछ प्रावधान किया गया है। खनिज क्षेत्रों की बात की जाए तो खनिज क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में खनन योजना सरलीकरण, इस योजना का नाम याद रखना, खनन योजना सरलीकरण, माइनिंग प्लान सिंप्लीफिकेशन जैसे उपायों को लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, एक समग्र जो, यानी एक संपूर्ण पूरा के पूरा अन्वेषण सह खनन सह उत्पादन, ये पूरा नाम याद रखना, हिंदी के छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही है। अन्वेषण सह उत्पादन सह खनन उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा। ये प्रणाली किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अन्वेषण सह खनन सह उत्पादन किससे रिलेटेड है, आपका कोयला और खनिजों से रिलेटेड। रक्षा क्षेत्रों में यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया जो आपकी पहल है उस पर बल दिया गया है। फिर रक्षा क्षेत्र में आता है आयुध निर्माणी बोर्ड, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसकी जो आपूर्ति है, जवाबदेही है और दक्षता, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है उसमें सुधार हो सके, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र यानी एफडीआई जो निवेश करती है उस सीमा को 59% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। ठीक है, एफडीआई निवेश सीमा कितनी कर दी गई, 49% से बढ़ाकर 74%। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ सकते हैं, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट्स पे। तो इसमें जितने भी रक्षा प्रणाली के यंत्र होते हैं उनकी खरीद की प्रक्रिया को तेज बढ़ाना है, तेजी लाने के निर्णय, जो भी परियोजना प्रबंधन इकाइयां होती हैं जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU या फिर आपकी GSQRs, इनको आदि की मतलब इनकी शुरुआत तेजी से हो सके, इनका गुणात्मक आवश्यकताएं जितनी पूरी हो वो अधिक से अधिक हो सके, ये इनका मेन पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र में देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र में सुधारों के साथ साथ नवीन टैरिफ जो नीति है वो भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के सेक्टर जो होंगे स्थिर हो जाएंगे। सामाजिक अवसंरचना देखी जाए तो सामाजिक अवसंरचना के तहत ये आपका एक कार्यक्रम है, याद रखना, इस योजना है व्यवहार्यता अंतराल अनुदान, वायबिलिटी के फाउंडिंग। ठीक है, VGF ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। VGF क्या है, किससे रिलेटेड है, सामाजिक अवसंरचना के तहत आती है। तो VGF के रूप में कुल परियोजना की लागत 30% तक की राशि अनुदान की जाएगी और इसमें 8,100 करोड़ रुपए, कितने, 8,100 करोड़ रुपए की बात की गई है। अंतरिक्ष गतिविधियां देखी जाए, मतलब स्पेस से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होंगी उसमें क्या किया जाएगा, निजी क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना और इसरो की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना, और इसरो की जो योजनाएं हैं जैसे ग्रहों की खोज हुई, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा हुई और चाहे वो आपके नेक्स्ट आने वाले मिशन हो, इन सभी को बढ़ावा देना इस पूरे जो आपका चौथा आर्थिक परियोजना है या चौथा आर्थिक चरण है उसमें रखा गया है। अब चलते हैं अपने वन लाइनर एग्जाम्स या वन लाइनर क्वेश्चंस पे। तो वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें वन लाइनर एग्जाम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपके वन लाइनर एग्जाम्स जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी है आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इस प्रौद्योगिकी विभाग का नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST की एक स्वायत्त शासी निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, क्या नाम है,
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का नाम याद रखिएगा, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के तहत कई विज्ञान एवं तकनीकी आधारित नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है। और यह अभियान जो है कोविड-19 से महामारी निपटने हेतु तो विचारों को यानी कि देखेगा कि लोग कैसे सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए और क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसकी दवा फाउंड की जाए। तो इसी पे विचारों विमर्श करने के लिए ये प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है। तो आपका मेन पॉइंट ये हो गया, ये प्रतियोगिता कब से कब तक चलेगी? 31 मार्च से 10 मई तक। याद रखिए 31 मार्च से 10 मई तक ये चलाई गई थी। फिर NIF नए विचारों को मूर्त रूप प्रदान करेगा और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इक्यूवेशन और परामर्श सहायता भी उपलब्ध कराएगा। तो ये कब से कब तक चली थी? 31 मार्च से 10 मई 2020 तक इसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के तहत कोविड-19 प्रतियोगिता चलाई गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम का 45वां दिवस। तो 45वां दिवस याद रखना 16 मई। तो 16 मई जो होती है सिक्किम का स्थापना दिवस माना जाता है। तो इस बार 2020 को सिक्किम का 45th स्थापना दिवस था, इसीलिए इसको मनाया गया 55th स्टेटहुड डे ऑफ सिक्किम। अब 16 मई 1947 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। याद रखना, जो 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22 यानी 22वां राज्य बना था। सिक्किम है कहाँ पे? सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और यह उत्तर एवं पूर्व में जो चीन है और पूर्व में भूटान भी है, पश्चिम में नेपाल है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ छोटा सा एक स्टेट है इंडिया का। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो आपके थे वो यही है, बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन अदर है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनाया गया है 17 मई 2020 को। 17 मई 2020 को विश्व भर में विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 17 मई 2020। याद रखना, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। अब इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी थीम थी कनेक्ट 2030। क्या थीम थी इसकी? कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये पूरी थीम आपको याद रखनी है, बहुत बड़ी थीम है, मतलब अगर याद करना है तो याद रखिए बस कनेक्ट 2030, बस इतना याद रखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसे आप पढ़ सकते हैं, मेन पॉइंट आपका केवल ये होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है? तो इसमें भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण जो भी शैक्षिक वर्ष प्रभावित हो रहा है, तो उसमें बच्चों का कोई भी साल बेकार ना हो, बर्बाद ना हो, उनकी एजुकेशन चलती रहे, तो इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या हुआ है, 12 डायरेक्ट टू होम यानी DTH जो चैनल होते हैं उनके 12 चैनल को चलाया गया है और इन्हीं माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हीं से 100 उच्च शिक्षा जो संस्थान होंगे इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो याद रखना, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है, इसमें ये कोविड-19 के तहत DTH जो चैनल होते हैं उसमें 12 चैनल खोले जाएंगे और ये फ्री होंगे, छात्रों को घर में ही बैठ के पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और ये 100 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान इसमें ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कोविड-19 के मद्देनजर प्रवासियों के आवागमन यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं इसके बारे में सूचना रखने के लिए सभी राज्यों में फंसे जो प्रवासी हैं उनको आवागमन यानी कि उनके रास्तों या उनके जाने पहुंचाने की जो सामान व्यवस्था है उसको आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड कौन सा है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है आपका। इसके अंदर क्या क्या है, कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा, उसमें कितने यात्रा किए हैं लोग और कितने करेंगे और कहाँ कहाँ पे फंसे हुए हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने स्टेट जो है सेंटर की इस वेबसाइट पे डालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी उन सभी को अपने स्टेट में भेजा जा सके या उनको निकाला जा सके। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप
आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही करंट अफेयर हमारी चलती रहेगी।